मेरी बीवी शादी की रात बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर बोला तुम्हारी बीवी तो पेट से है। मैं गुस्से में बीवी को तलाक देने लगा तो मेरी बीवी चीखने लगी कि तलाक मत देना, ये बच्चा तो आपका ही है। क्योंकि शादी का दिन हर किसी के लिए अरमानों भरा होता है और फिर ऐसा दूल्हा जिसने पसंद की शादी की हो उसके लिए तो यह दिन कुछ ज्यादा ही खुशी का होता है और मेरे लिए भी यह खुशी का दिन था। मैं खुशी खुशी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी दुल्हन बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे लगा कमजोरी की वजह से ऐसा हो गया होगा, क्योंकि लड़कियां शादी की ज्यादा फिक्र करती है। उसको होश में लाने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने उसको ताकत के इंजेक्शन वगैरह दिए और कुछ टेस्ट के लिए और वो होश में आ गई। लेकिन दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने जो मुझे खबर सुनाई वो मेरे लिए कदमों तले जमीन निकालने को काफी थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? और फिर जब घर आकर मैंने अपनी बीवी से इस मामले पर बात की और यहाँ तक कि मैं उसको तलाक देने पर तैयार हो गया था, लेकिन उसने मेरे पांव पकड़ते हुए मुझे जो बात बताई वो मेरा दिमाग घुमाने को काफी था। मैं हैरान था कि यह कैसे मुमकिन था। मेरा नाम विशाल है और मैं अपर क्लास फैमिली से था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और बहुत ज्यादा पैसा और लाडला होने के बावजूद मैं बिगड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी और उन्होंने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। रुपया पैसा और दौलत होने के बावजूद मैं बहुत सीधा और सुंदर था। मेरे क्लास के लड़के तो मुझे सिद्धू कहकर चिढ़ाते भी थे, लेकिन मैंने कभी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि सही और गलत में फर्क मेरी माँ ने मुझे बचपन से बहुत अच्छे से सिखा दिया था। और अब जब मैं पढ़ाई पूरी करके अपने बाप के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा था तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। लेकिन इस मामले में मैंने उनको साफ साफ बता दिया था कि मैं शादी उससे करूँगा जो मुझे पसंद होगी, और ऐसी कोई लड़की अभी मेरे सामने नहीं आई थी जो मेरे लायक हो, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब बिगड़ी हुई लड़कियां थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही लड़कियां थी जिनसे वक्त गुजारी की जा सकती है, लेकिन जीवन साथी नहीं बनाया जा सकता। और इस मामले में मेरे माँ बाप ने मुझ पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी माँ की चाहत बढ़ती जा रही थी कि अब शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। और वो जो कहा जाता है कि जोड़े आसमान से बनते हैं, तो मुझे इस पर यकीन था कि भगवान ने मेरे लिए मेरे जोड़ की कोई तलाश करके रखी होगी। और फिर एक दिन मेरे सामने वो आ गई। मैं किताबों का बहुत शौकीन था, इसलिए बिजनेस के साथ साथ अब भी किताबें पढ़ता रहता था। इसलिए अपने इलाके की सेंट्रल लाइब्रेरी में एक दिन मैं किताब की तलाश में गया तो वहीं वो मुझे नजर आई थी। उसकी सादगी ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया, लेकिन वो मुझे देखकर ऐसे चौंकी थी जैसे मुझे पहले से जानती हो। उसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाई नजर आई थी। उसकी आंखों में खौफ देखकर मैं हैरान रह गया कि मैं तो उसको पहली बार देख रहा हूँ, तो वो मुझसे डरी हुई क्यों है। लेकिन उससे पहले कि मैं उससे बात करता वो ऐसे भागी जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, और उसकी इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया था। और हैरत और बेचैनी ने मुझे मजबूर किया कि मैं बार बार उस लाइब्रेरी में जाऊं, और कुछ दिनों बाद ही मुझे वो दोबारा वहां नजर आई। मैं घर तक उसका पीछा करने में कामयाब हो गया। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि उसका नाम कोमल है और वो लोग कुछ दिन पहले ही इस इलाके में शिफ्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं तो उसकी सादगी से प्रभावित था। फिर वो मुझसे डरी हुई क्यों थी, जबकि मैंने तो आज तक उससे बात तक नहीं की थी। उसके बारे में जानने के लिए मौका तलाश करने लगा कि उससे बात कर सकूं, और शायद उसे भी अंदाजा हो गया था। इसलिए वो हर मुमकिन जगह जहां मैं हो सकता था वहां जाने से कतराने लगी। उसका यही दूर भगाना चाहता था। मुझे दिन पे दिन उसकी चाहत में पागल करने लगा था। और फिर भाग्य का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ दिनों बाद वो लड़की मेरी ही कंपनी में नई ट्रेनी के तौर पर आ गई। क्योंकि ट्रेनिंग का इंटरव्यू मैं नहीं करता था, इसलिए उस लड़की का नाम उसका मुझसे आमना सामना नहीं हुआ। और जिस दिन उससे कंपनी ज्वाइन की उसने दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरी कंपनी में वो आती है, और अब मेरी एम्प्लॉय होने की वजह से वो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकती थी। मैंने उसे अपने कैबिन में बुलाया। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। मैंने उससे पूछा कि मुझसे क्यों डरती हो। मैंने उसको ऐसा क्या कहा है, लेकिन वो कमरा छोड़कर बाहर चली गई और अगले 2 घंटे में उसका
रेजिग्नेशन लेटर मेरी टेबल पर मौजूद था। इस चीज ने मुझे और हैरान कर दिया। अब तो मैं पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी बता दिया कि मुझे लड़की पसंद आ गई है। मेरी माँ तो हर लड़की के लिए तैयार थी जो मेरी पसंद थी, लेकिन मैंने एक शर्त लगा दी कि जब रिश्ता लेकर जाएंगे तो मेरे बारे में उस लड़की को कुछ नहीं बताएंगे, वरना रिश्ते से इनकार कर देगी। उन्होंने एक रिश्ता करवाने वाली आंटी के जरिए उस घर में रिश्ता भेज दिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ ने क्या कहा, लड़की ने क्या कहा और कैसे ये सब कुछ हुआ। बस 1 महीने के अंदर मेरा उससे रिश्ता हो चुका था, लेकिन रिश्ता होने के बाद भी मैंने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे मन में एक डर सा था कि अगर मैं उसके सामने आया तो कहीं वो रिश्ते से इनकार ना कर दे। और सच बात तो यह है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। वो मुझसे क्यों डरती है, ये सब बातें मैं पूछना चाहता था, लेकिन जब वो मेरी बीवी बन चुकी हो, जब वो मुझसे कुछ ना छुपाए, और उसके लिए जरूरी था कि मैं जल्दी शादी पे जोर दूं। मेरी माँ को भी शादी की जल्दी थी और उन लोगों ने भी कुछ खास मना नहीं किया, इसलिए करीब 1 महीने बाद ही मेरी शादी तय हो गई। मेरी माँ समेत सबको लगता था शायद क्योंकि ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए यकीनन लड़की से मेरी बात होती होगी, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं ही जानता था। मैं चाहता ही नहीं था कि उससे बात करूं या वो मेरे बारे में कोई बात जाने, क्योंकि मेरे दिल में अजीब डर था कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देगी। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, जबकि मैं भी उसके बारे में सिर्फ उसके नाम के अलावा कुछ खास नहीं जानता था। मुझे शादी के दिन का इंतजार था और फिर आखिरकार शादी का दिन भी आ गया और मैं बहुत ज्यादा खुश था। जिसे मैंने चाहा था उसे आज पा लिया था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने से पहले उससे बात तक नहीं की थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का इंतज़ार था कि वो मेरे पास आएंगी और मैं उससे बात करूँगा। लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा था ये मैं नहीं जानता था। शादी के बाद उसको जब स्टेज पे लाया गया तो उसने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। शायद वो शर्मा रही थी या कुछ और बात थी, लेकिन जब मुंह दिखाई की रस्म की गई तो उस वक्त भी मुझे उसकी आंखों में बहुत ज्यादा खौफ नजर आया और वो बेयकीनी भी, जैसे उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा हो कि मैं उसका दुल्हा हूँ। लेकिन मैं तो एकटक उसको देखे जा रहा था, क्योंकि आज उसको देखने का मेरा पूरा हक था। अब कुछ देर बाद ही विदाई का वक्त हो गया, लेकिन हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था कि वो लड़की बहुत परेशान है और परेशान से ज्यादा डरी हुई है, लेकिन मैं उसका ये डर दूर करना चाहता था। मुझे इंतजार था कि वो मुझसे बात करे और मैं उससे अपने बारे में क्लियर करूं ताकि उसका ये खौफ खत्म हो। मुझे 100% यकीन था कि मैं उसको अपने प्यार और मोहब्बत से इस डर से निकाल लूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये वो खौफ है जो मेरी आगे आने वाली जिंदगी को हिला के रख देगा। विदाई के बाद जब उसे घर लेकर आए तो मेरी माँ न जाने कौन कौन सी रस्में कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बढ़ता हुआ डर देखकर मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे कमरे में पहुंचा दिया जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं। मैं हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था कि कोमल को अपनी तरफ से कोई मुसीबत परेशानी ना दूं, लेकिन उसकी आंखों का डर कैसे दूर करता, जो कम ही नहीं हो रहा था। जब उसे कमरे में लेकर गए तो मुझे मेरे दोस्तों ने घेर लिया। वो सब अपनी शरारत में थे, लेकिन मैं जानता था कि ये शरारत शायद मुझे रास नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर जल्दी से जल्दी कमरे में भागा और कमरे में पहुंचने से पहले ही मैंने अपने मन में वो सारी बातें तैयार कर ली थी जिसके जरिए मैं उसको रिलैक्स कर सकूं और उसके दिमाग से अपना डर निकाल सकूं। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने रूम में दाखिल हुआ और वो अभी रियावती दुल्हन की तरह घूंघट करके बैठी हुई थी। उसके पास जाकर बैठा तो उसके चेहरे का खौफ मुझे उसके घूंघट के अंदर से भी नजर आ रहा था। वो मेरे करीब बैठते ही होले होले कांपने लगी और मैंने अपनी तरफ से उसे रिलैक्स करने के लिए उसके हाथ पे हाथ रखा, लेकिन उसके साथ वो लहराकर गिरी और बेहोश हो गई। उसको इस हद तक डरे हुए देखकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया कि ना जाने ऐसा भी उसे मुझसे क्या डर है। सुना तो था कि लड़कियां अपनी जिंदगी को लेकर डरी हुई होती है और कुछ लड़कियां लड़कों से डरती है। ये सारी बातें मैं जानता था, लेकिन कोई इतना भी ज्यादा डर सकता है ये मैं नहीं जानता था। लेकिन कोई इतना ज्यादा खौफ में कैसे रह सकता है कि अपने होश हवास खो बैठे। इस किस्म की बात किसी को मालूम न हो, इसलिए मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि वो होश में आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी।
इसलिए मजबूरन मुझे उससे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उसके साथ माँ को भी गाड़ी में लेकर गया। घर से बहुत से मेहमान मौजूद थे, लेकिन मैंने किसी को कानों कान खबर न होने दी। मेरी माँ बीवी को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो रही थी और हॉस्पिटल में जब उसको यूं आधी रात को दुल्हन के कपड़ों में देखा गया तो फौरन ही सब अलर्ट हो गए। डॉक्टर ने उसको अच्छे से चेक किया और उन्होंने बताया कि यह खौफ से या दिमागी दबाव से बेहोश हो गई है। अब सबको ये मालूम था कि लड़कियां शादी का दबाव ले लेती हैं, इसलिए सबने इस बात को नॉर्मल ही लिया, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं नहीं जानता। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन वगैरह दिए और कहा कि 2 घंटे में होश में आ जाएगी। वो 2 घंटे मैंने कैसे गुजारे ये मैं जानता था। डॉक्टर ने पूरे टेस्ट ले लिए और कहा कि सुबह इसकी रिपोर्ट ले ली जाए। मैं तो 2 घंटे बाद उसको होश में आने पर ही वापस घर ले आया और उसकी तबीयत को देखते हुए उससे कोई बात ना की। वो भी खामोश से कपड़े बदलकर लेट गई और सो गई और हमारी गोल्डन नाइट ऐसे ही हॉस्पिटल के चक्कर में खराब हो चुकी थी। मुझे इस बात का दुख नहीं था, मुझे सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि आखिर मेरी बीवी इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों है, और मैं यह बात हर सूरत में जानना चाहता था। दूसरे दिन शाम में रिसेप्शन था, लेकिन मैं उसको लेकर किसी किस्म की कंपेयरिंग की हालत में नहीं था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही किसी को बताए बगैर हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेने पहुंच गया। लेकिन मुझे रिपोर्ट देने के बजाय डॉक्टर के कमरे में भेज दिया गया। इस बात ने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया कि ना जाने मेरी बीवी को ऐसी कौन सी बीमारी है। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि मैं आपको जो खबर देने जा रही हूँ वो आपको पूरे सब्र और गंभीरता से सुननी होगी। मैंने खुद को हर किस्म की बुरी खबर के लिए तैयार कर लिया, यहाँ तक कि मैंने सोच लिया कि मैं हमेशा अपनी बीवी का साथ दूंगा और जिस तरह होगा उसका बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, क्योंकि पैसे की मुझे कमी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने जो बात बताई वो बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के पेट से है, और इस बात ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन सरका दी। मैं तो ना जाने कौन सी बड़ी बीमारी का सोच कर बैठा था, और ये क्या हो गया। वो लड़की जिस पर मैंने अंधा एतबार किया, शादी से पहले बात करना अहम नहीं समझा कि कहीं उसकी इज्जत पर उंगली ना उठे, और वही लड़की मुझसे शादी करने से पहले ही किसी और की औलाद की माँ बनने जा रही है। शायद वो इसीलिए इतनी डरी हुई थी, शायद वो किसी को पसंद करती थी। मैं ये सोच रहा था। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ड्राइविंग कर सकूं। इस बात को सोचे ही जा रहा था जिससे मैंने प्यार किया, वो शादी से पहले ही किसी और के साथ मुंह काला कर चुकी है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद मेरे साथ वफादार रहेगी। इसलिए मुझे उसको आज ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो उसके साथ जिंदगी गुजार सके जिसकी औलाद उसके पेट में है। इस बच्चे को उसके बाप भी मिल सके। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी और जरूरी नहीं कि हर इंसान मोहब्बत को पा ले। यही सोचकर उस पर फैसला करके मैं घर की तरफ बढ़ा। कमरे में गया तो वो आराम कर रही थी, लेकिन मुझे उसके आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैंने जाकर उसकी रिपोर्ट उसके सामने रखी और कहा, कौन है वो जो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले है और तुमने उससे शादी क्यों नहीं की। मेरी शादी के लिए हाँ क्यों की। मैं आज तुम्हें आजाद कर देता हूँ ताकि तुम उससे शादी कर लो जिसकी औलाद के तुम माँ बनने वाली हो, ताकि इस बच्चे को उसका बाप मिल जाए। लेकिन मेरी बातें सुनकर वो रोने लगी और उसने मुझसे कहा कि आपको भगवान का वास्ता है मुझे तलाक न दे। मुझे एक तरफ उसके आंसू और उसके चेहरे की बेबसी परेशान कर रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट मुझे अपने फैसले पर पक्का रहने के लिए कह रही थी। मेरी मोहब्बत मुझे अजीब दोराहे पर लाकर खड़ा कर चुकी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको डिवोर्स दे दूं, सिर्फ इसीलिए कि मुझे उसके पेट में पलने वाले बच्चे का ख्याल था कि कौन कल को उसे अपना नाम देगा। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको अपना नाम दे सकता। मेरी बीवी लगातार रोई जा रही थी। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल भी अपने फैसले से हटने वाला नहीं, तो उसने ऐसी हरकत की जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। उसने दुपट्टा उतारकर मेरे कदमों में रख दिया कि मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे डिवोर्स मत दे, क्योंकि ये बच्चा आपका ही है। मुझे मालूम है कि आपने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है, लेकिन जैसे चाहते हैं बदला ले ले। बेशक मुझे मार ही दे, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मुझे डिवोर्स ना दे। मेरे माँ बाप मर जाएंगे। जबकि मैं तो उनकी इस हरकत पर सन्न रह गया। मैंने दुपट्टा उठाकर उसके सिर पे रखा और उससे कहा कि इज्जत बनाकर लाया हूँ, ना कि कदमों में ये दुपट्टा रखने के लिए लाया हूँ। लेकिन तुमने ये क्या कहा कि ये बच्चा मेरा है। मैं तो तुम्हें जानता नहीं था और रिश्ता भेज दिया।
लेकिन उसने कहा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि ये बच्चा आपका ही है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया कि कोई कमजोर से कमजोर ईमान वाला इंसान भी इतनी बड़ी कसम नहीं खा सकता, तो फिर वो इतनी बड़ी कसम कैसे खा रही हैं, जबकि मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है। लेकिन मैं इसका तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। रिसेप्शन ऐसे ही बिल्कुल खामोशी से गुजर गया, लेकिन उसके बाद हम दोनों अजनबी बन गए। नदी के दो किनारों की तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आचरण का जायजा लेता रहा। वो रोज पूजा करती थी और मेरा और मेरे घर वालों का हर तरह से ख्याल भी रखती थी। लेकिन एक चीज जिसने मुझे हैरान किया था, उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसका फोन कहाँ पड़ा है। बाहर भी वो मेरे साथ जाती थी। मुझे हैरत होती थी कि उसकी जिंदगी में कोई और है तो कम से कम उससे बात तो करती। मेरे सब्र का बांध टूट गया और एक हफ्ते के बाद ही मैंने उसको खामोशी से अपने पास बिठाया और कहा कि यहाँ बैठकर मुझे सब कुछ सच सच बताओ, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है और जो तुमने उस दिन कहा कि ये बच्चा मेरा है, तुम ये बात कैसे कह सकती हो। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ की कहानी सुनाता हूँ। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में देखा था और उसके बाद तुम्हारे बारे में जानकारी ली और उस अपनी माँ को बता दिया और तुमसे शादी कर ली, बस मेरी तरफ की इतनी ही कहानी है। वो तो हैरान होने लगी। वो कहने लगी कि इस शहर में तो तुमने पहली बार लाइब्रेरी में मुझे देखा है, लेकिन पिछले शहर से हमें तुम देखते रहे हो, वो क्या है। इस पर मैंने कहा कि इस शहर से तो मैं कभी बाहर ही नहीं गया। मैंने तो इसी शहर में पढ़ाई लिखाई की थी और बिजनेस डिग्री तो लंदन से ली है। वो जिस शहर का नाम ले रही है वहाँ तो मैं कभी बिजनेस डील के लिए जाऊँ तो जाऊँ, लेकिन वहाँ पे ये लड़की कभी मुझे नजर नहीं आई थी। इस पर मुझे उसने कहा ये सच नहीं है। मैंने उसको कहा कि तुम अपनी तरफ की कहानी सुनाओ, बेशक तुम मुझे ही समझो कि वो मैं ही था, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसने बताया कि कॉलेज में एक लड़का मुझे पसंद आ गया था और वो भी मुझे पसंद करता था। जैसे सबकी नॉर्मल दोस्ती होती है, हमारी भी वैसी ही थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन सिर्फ दोस्त। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। मेरे माँ बाप भी इस बात को जानते थे और उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था और हमने हमेशा दोस्ती की हद में रहकर बात की थी, बगैर किसी को बताए बाहर मिलने नहीं गए। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन जब मेरा कॉलेज का आखिरी साल था तब उस लड़के की कुछ और आवारा दोस्तों से दोस्ती हो गई, जिसमें तुम भी थे। और फिर उन लोगों ने न जाने उसको कैसे नशे की राह पर लगा दिया कि वो मुझे किसी से भी बेचने पर तैयार हो गया और मेरी कीमत लगा दी। लेकिन मेरी किस्मत उस वक्त शायद अच्छी थी कि मुझे यह बात पहले ही मालूम हो गई कि वो जब फोन पर तुमसे बात कर रहा था उस वक्त मैं पीछे ही खड़ी थी और सुन रही थी। उसने मुझे पहली बार डिनर के लिए इनवाइट किया था और मेरे माँ बाप ने भी इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि डिग्री कंप्लीट होने के फौरन बाद मेरी शादी हो जाए, और उसको मैं ये बात बताने की मुझे इजाज़त मिल गई थी। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये डिनर नहीं है, बल्कि वह मुझे बेचना चाहता है। मैंने माँ बाप को बताया तो वो बहुत परेशान हो गए। हम तो पहले ही किराए के घर में रहते थे। मुझे रात को उसकी बहुत कॉल आती रही और मैंने उसे यही कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। उसकी वजह से मैंने एक हफ्ता छुट्टियाँ की और हमने उस एक हफ्ते के दौरान सब कुछ वहाँ से वाइंड अप किया और इस शहर में आ गए। मुझे लगता था कि मैं बच गई हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यहीं पर मैंने तुम्हें देखा और परेशान हो गई। उसके बाद मैंने घर से निकलना छोड़ दिया, लेकिन माँ बाप को यह बताकर मैं परेशान नहीं कर सकती थी। और जब एक दिन मैं मार्केट गई तो तुमने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुमने बताया था कि तुम मेरी कीमत अदा कर चुके हो और यह बात मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती थी, और ये मेरी कोख में पलने वाला बच्चा वही है। इस पर मैंने उसे बताया कि मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। उसने मुझे अपने दोस्त का नंबर दे दिया। मैंने वहीं बैठे बैठे अपने पुलिस वाले दोस्त से उस नंबर की डिटेल निकलवाई और उसका जिससे उसके ज़्यादा मिलना जुलना था उन लड़कों की डिटेल निकलवाई। और जब उनके फ़ोन नंबर, उसकी तस्वीरें मेरे सामने अगले कुछ घंटों में आ चुकी थी, तो उन तस्वीरों में अपनी तस्वीर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि वो लड़का हूबहू मेरे जैसा था, लेकिन वो मैं नहीं था। और मैंने अपनी बीवी को यह बात बता दी। और फिर उस पुलिस वाले की मदद से जब मैंने उस लड़के के बारे में पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। और जब उसके माँ बाप के बारे में मालूम हुआ
तो मेरे पिता के पुराने दुश्मन निकले और फिर पुलिस के सामने जुबान खोल दी कि वो लड़का असल में मेरा ही जुड़वा भाई है, जो कि उन्होंने हॉस्पिटल से चोरी कर लिया था मेरे माँ बाप से बदला लेने के लिए। वो नहीं जानते थे कि हम जुड़वा पैदा हुए हैं, और ये बात मेरे माँ बाप तक नहीं जानते थे कि हम 2 भाई हैं। ये सब कुछ एक नर्स ने किया था और वो लड़का गलत राह पर चल निकला था। मेरी बीवी के पेट में उसी का बच्चा पल रहा था, लेकिन मैंने ये बात अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचने दी और फिर बीवी का अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद अब हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने भाई को भूल चुका हूँ, जो है तो मेरा खून, लेकिन गलत राह पर चल निकला है, और आज हम दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों।